Okay, so in this video I am going to discuss the poetry named The Lotus written by Todu Dutt. So we will move on to this poetry, but before that we have to study about the poet also. We will get to know the poet first, then we will move on to the poetry. So Todu Dutt. She was born in 1856. When? 1856. You have to remember the year that when she was born. तो तोरू दत्त का जन्म होता है 1856 में. इनका पूरा नाम है तोरूलता दत्त. शी वॉज बॉर्न इन कैलकाटा. कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? कैलकाटा में इनका जन्म होता है. टू अ वेल रिस्पेक्टेड बंगाली फैमिली. ऑब्वियसली कैलकाटा में जन्म हुआ है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो बंगाली फैमिली ही होगा, तो ये बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं. हर फादर नोन फॉर हिज लिबरल थॉट्स. इनके जो पिता थे वो बहुत ही खुले विचार के लोग थे. मतलब ऐसा नहीं है कि कंजर्वेटिव टाइप के हैं, पुराने ख्यालात वाले नहीं, वो काफ़ी ओपन माइंडेड थे. वर्कड एज ए मैजिस्ट्रेट इन कैलकाटा. और वो एज ए मैजिस्ट्रेट वहाँ पे काम करते थे. शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 3 सिबलिंग्स. अब जो तोरू दत्त हैं वो 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं. अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे भाई बहनों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके लाइफ से कुछ पोइट्री ऐसे आपको पढ़ने को मिलेंगे जहाँ पे ये अपने कजन्स को याद करते हैं, इसलिए उनके जो भाई बहन हैं उसको याद करना बहुत ज़रूरी है. तो शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 3 सिबलिंग्स. ये जो है सो सबसे छोटी हैं अपने 3 भाई बहनों में. इनकी जो एक बहन है जिसका नाम है अड़ू, वो इनसे 2 साल बड़ी है. इनकी जो बड़ी बहन है अड़ू, वो इनसे 2 साल बड़ी है. और इनका एक भाई भी होता है जिसका नाम होता है एबजी. वो भी इनसे बड़ा ही होता है. तो ये सबसे छोटी हैं. दे स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर चाइल्डहुड इन कैलकाटा. अब ये जो तीनों भाई बहन हैं ये सभी कैलकाटा में इनका ज़्यादा समय गुजरा. तोरू लर्न फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत. तोरू दत्त जो है पहले तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखती हैं, फिर इंग्लिश सीखती हैं, फिर संस्कृत भी ये सीखती हैं. और इसके अलावा बंगाली लैंग्वेज तो इनका नेटिव लैंग्वेज था, बचपन की ही भाषा थी, मातृभाषा थी बंगाली लैंग्वेज. तो ऑब्वियसली बंगाली तो आना ही था. उसके अलावा ये संस्कृत सीखते हैं, उसके अलावा ये इंग्लिश सीखते हैं, और उसके अलावा इनको फ्रेंच भी आती है. तो टोटल ये 4 भाषा इनको आता है. आफ्टर द डेथ ऑफ हर ब्रदर इन 1869 में जब इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, वो ट्यूबरकुलोसिस से इनके भाई की मृत्यु हो जाती है 1869 में. जब तोरू दत्त मात्र 13 वर्ष की थी तब इनके भाई की मृत्यु हो जाती है. तब ये जो पूरा दत्त फैमिली है ये मूव कर जाता है. कहाँ? यूरोप. ये लोग इंडिया छोड़ देते हैं. दे स्पेंट 1 ईयर इन फ्रांस. अब देखो, जब इसके भाई की मृत्यु होती है, तोरू दत्त के भाई की मृत्यु होती है, तब ये लोग इंडिया छोड़ देते हैं. और इंडिया इस पर्पज़ से छोड़ा जाता है, इनके पिता सोचते हैं कि अपनी बेटियों को कुछ अच्छा एजुकेशन दिया जाए, और इस पर्पज़ से वो लोग इंडिया छोड़ के चले जाते हैं यूरोप. और वहाँ पे 1 साल ये लोग फ्रांस में गुजारते हैं और 3 साल ये इंग्लैंड में रहते हैं. हालांकि तोरू दत्त को फ्रांस ज़्यादा पसंद था. इंग्लैंड और फ्रांस, हालांकि इंग्लैंड में ये 3 साल रहती हैं और फ्रांस में मात्र 1 साल, फिर भी इनको फ्रांस ज़्यादा पसंद था. दे ऑल्सो विजिटेड इटली एंड जर्मनी. इसके अलावा ये जो पूरा परिवार है ये सभी इटली और जर्मनी भी जाते हैं. तोरू एंड अड़ू अटेंडेड द हायर लेक्चर्स फॉर वुमेन प्रोग्राम एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. अब देखो, ये एक लोग प्रोग्राम, ये जो दोनों बहन हैं तोरू और अड़ू, ये दोनों एक प्रोग्राम अटेंड करती हैं. मतलब कि कुछ स्पेशल क्लासेस चलाए जा रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है. उसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था जिसका नाम था हायर लेक्चर्स फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए जो उच्च शिक्षा है उसके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस चलाए जा रहे थे. अब जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी था उसमें क्या था कि पहले वुमेन को अलाउड नहीं था. इवन जो हायर एजुकेशन हुआ करता था उसमें वुमेन को अलाउड नहीं था. तो एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाता है. संयोग से ये वही समय होता है जब तोरू और अड़ू ये दोनों ब्रिटेन गए हुए थे. तो ये लोग वहाँ पे जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर उस प्रोग्राम को अटेंड करती हैं जिसका नाम है हायर लेक्चर्स फॉर वुमेन. स्पेसिफिकली स्टार्टेड विद द इंटेंशन टू ऑल्सो अलाउ वुमेन एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी. और ऑब्वियसली इसका जो पर्पज़ था वो ये था कि महिलाओं तक भी शिक्षा को पहुँचाया जाए, हायर एजुकेशन को पहुँचाया जाए. When Toru Dutt returned to Calcutta
इन 1873 एट द एज ऑफ 17। फिर लगभग 17 साल पे, जैसा कि मैंने बतलाया, 13 साल में, जब ये 13 साल थी तब इनके भाई की मृत्यु हुई। तब ये लोग यूरोप गए और वहाँ पे 1 साल फ्रांस, 3 साल इंग्लैंड, 4 साल बिताने के बाद ये लोग वापस आते हैं। तब तक तरुदत्त जो है सो 17 साल की हो चुकी थी। अब ये सोचो, 17 साल की होने से पहले ही ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके प्रोग्राम भी अटेंड कर चुकी हैं। ये अभी समझ रहे हो, 17 साल के बाद तो आदमी ग्रेजुएशन में जाता ही है, जाता भी नहीं है सही से। लगभग 18 साल 19 साल में भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। ये लोग 17 साल में और उससे पहले ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेक्चर अटेंड करके ये आ गई हैं। शी फाउंड इट चैलेंजिंग टू रीइंटीग्रेट इनटू अ कल्चर दैट नाउ सीम्ड एन अनहेल्दी प्लेस, बट बोथ मोरली एंड फिजिकली स्पीकिंग। अब देखो, जब ये तरुदत्त जो है सो यूरोप से वापस आती हैं, तब इंडिया, खास करके ये कलकत्ता में रहते थे, तब इसको कलकत्ता उतना भाता नहीं है। ये कलकत्ता के बारे में क्या कहती हैं? कलकत्ता एक अनहेल्दी प्लेस है, फिजिकली भी और मोरली भी, यानी नैतिक तौर पे भी ये उतना लायक नहीं है, और फिजिकली भी, मतलब आसपास का जो माहौल है उस लेवल से भी कलकत्ता जो है सो उतना डेवलप्ड नहीं है। तो चूँकि ये यूरोप से आई थी, ये लंदन से आई थी, फ्रांस से आई थी, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट इन्होंने देखा, वहाँ पे लोगों का जो थॉट प्रोसेस देखा, उसके कंपैरिजन में कलकत्ता इनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। हर सिस्टर अडू डाइड ऑफ कंजम्पशन इन 1872 एट द एज ऑफ 20। देखो, अब इसकी जो, पहले तो इसका भाई मर चुका है पहले, अब इनकी जो बहन है अडू, वो भी मर जाती हैं, और मात्र 20 साल के एज में इसकी जो बहन है उसका डेथ हो जाता है। और इनकी जो बहन का डेथ होता है वो भी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही होता है। जिस बीमारी की वजह से इनके भाई की मृत्यु हुई थी, उसी बीमारी की वजह से इनकी बहन की मृत्यु हुई। 3 years आफ्टर रिटर्निंग शी रोट टू एन इंग्लिश फ्रेंड अबाउट लिविंग इन इंडिया। अब देखो, जब 3 साल इनको हो चुका था वहाँ से आए हुए, वहाँ से यूरोप से आए हुए जब 3 साल इनको हो चुका था, तब ये अपने यूरोप के एक फ्रेंड को लेटर लिखती हैं। उस लेटर में ये लिखते हैं, आई हैव नॉट बीन टू वन डिनर पार्टी और एनी पार्टी एट ऑल सिंस वी लेफ्ट यूरोप। तरुदत्त कहते हैं कि जब वो यूरोप से भारत वापस आई हैं, तब से उन्होंने एक डिनर पार्टी भी अटेंड नहीं किया है। अब देखो, यूरोप में तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती है, वहाँ पे बहुत सारे डिनर पार्टीज होते हैं और लोग जाते हैं पार्टीज़ में, बट यहाँ पे कलकत्ता में खास करके उस समय में ये सारी चीज़ें कॉमन नहीं थी, और अगर कॉमन भी थी तो लड़कियों का उतना अलाउड नहीं रहा होगा। इसलिए तरुदत्त लिखती हैं अपने दोस्त को कि वो जब से वापस आई हैं 3 साल में वो एक बार भी किसी पार्टी में नहीं गई हैं। इसके अलावा वो ये भी लिखती हैं, इफ़ एनी फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंड मदर, यानी कि इनकी जो दादी थी, दादी की अगर कोई दोस्त वहाँ पे उनसे मिलने आते हैं, हैपेंस टू सी मी, मतलब दादी की कोई दोस्त अगर दादी से मिलने आते हैं, तो अगर वो लोग तरुदत्त को देखते हैं तो क्या होता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ आई एम मैरिड। तो इनके दादी की दोस्त अगर कोई घर पे आते हैं तो सबसे पहले वो यही पूछती हैं कि क्या तोरू का शादी हो गया। अब देखो, ये इंडिया का माइंडसेट भी है बहुत हद तक। हम लोग शादी के बारे में कितने ज़्यादा सोचते हैं। अगर कोई लड़की 22, 23 अभी के समय में क्रॉस कर गई है, तो उसके शादी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा वो ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगते हैं। तो उस समय में जब ये तरुदत्त लगभग 18-19 साल की थी, तब क्या होता है, जो भी लोग उनके घर पे आता है वो सभी सिर्फ और सिर्फ तरुदत्त की शादी के बारे में ही पूछता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा तरुदत्त को परेशान कर रहा है, और ये सारी चीज़ें वो अपनी दोस्त को एक लेटर में लिखती हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को बाद में पता चलता है। Like both her siblings, Torodutt died of consumption tuberculosis at the age of 21 in 1877। अब देखो, 1856 में इनका जन्म हुआ था, 1877 मात्र 21 years old she died। ये मर जाती हैं मात्र 21 साल की उम्र में, और 21 साल मात्र ये जिंदा रहती हैं। उसी में ये कैम्ब्रिज जाके भी पढ़ लेती हैं, उसी में ये पोइट्री भी बहुत सारा लिख देती हैं, मतलब बहुत सारी बातें हो जाती हैं 21 तक में ही। अभी के समय में देखो तो 21 में हम लोग ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और 21 में ये ग्रेजुएशन को तो पता नहीं, बट कुछ स्पेशल कोर्सेज की थी वहाँ से, और उसके अलावा ये पोइट्रीज भी लिख देती हैं। हर मोस्ट फेमस लिटरेरी पोम्स आर द लोटस एंड आवर कैजुरिना ट्री। और इनका जो सबसे पॉपुलर कविता हम लोग कहें तो द लोटस, जो कि
आज हम लोग पढ़ेंगे ये है। और इसके अलावा एक और जो बहुत पॉपुलर पोएम है वो है आवर कैजुरिना ट्री। इसके अलावा भी बहुत सारे पोम्स हैं, कुछ पोइट्री कलेक्शंस भी हैं जो इन्होंने लिखा है। हालांकि उसमें सबसे पॉपुलर की अगर बात करें तो द लोटस है और आवर कैजुरिना ट्री है। अब अगर हम लोग ओवरऑल इनके राइटिंग के थीम्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा कल्चर बेस्ड लिखा करती हैं। जैसे कि इंडिया से ये बिलोंग करती हैं ऑब्वियसली, तो इंडिया के कल्चर के बारे में ये बहुत सारी बातें लिखती हैं, हिंदुज़म के बारे में लिखती हैं और ओवरऑल कल्चरल थीम्स इनके होते हैं। और थोड़ा बहुत जो है सो चूँकि इनके जो दोनों सिबलिंग्स हैं वो काफ़ी जल्दी उनका देहांत हो जाता है, इनका खुद का भी डेथ काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो कुछ पोम्स में ये अपने कजन्स को भी, अपने सिबलिंग्स को भी याद करते हैं और एक सैडनेस इनके पोइट्री में देखा जा सकता है। जैसे कि जो कविता है आवर कैजुरिना ट्री, उसमें क्या होता है कि इनके जो सिबलिंग्स हैं उनका चूँकि डेथ हो चुका है, तो एक पेड़ था कैजुरिना ट्री, उसके नीचे ये अपने सिबलिंग्स के साथ खेला करती थी। तो वो उस कविता में लिखती हैं अपने सिबलिंग्स के बारे में, उस पेड़ को याद करते हुए कि कैसे ये उस पेड़ को मिस किया करती हैं और अपने सिबलिंग्स को मिस करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें वो लिखती हैं कैजुरिना ट्री में। हालांकि ये जो कविता है द लोटस, इसमें क्या लिखती हैं हम लोग पहले इसे पढ़ेंगे। पहले हम लोग पूरा मीनिंग जानेंगे इसका, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझेंगे। फिर बाद में इसको हम लोग दोबारा से स्टडी करेंगे और दोबारा से जितने भी पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस का इसमें इस्तेमाल किया गया है उन सारी चीज़ों का हम लोग समझेंगे। उसके अलावा इसमें क्या स्ट्रक्चर है, क्या राइम है, क्या रिदम है, ये सब को हम लोग देखेंगे। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पोइट्री का नाम है द लोटस। लोटस यानी कि कमल का फूल, जो भारत में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है और उसके बहुत सारे महत्व हैं। हमारे बहुत सारे देवी देवताओं को लोटस के साथ दिखाया जाता है। उसके अलावा जो बुद्धिज़्म है उसमें भी लोटस का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया जाता है। और यहाँ पे एक और बात जानने वाली ये है कि तोरूदत्त, हालांकि वो जन्म से हिंदू थे, लेकिन उनके पिता जो है सो परिवार के साथ क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं। जब तोरूदत्त मात्र 6 साल की होती हैं तब उन लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता है और वो लोग क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो उनका रूट रहा है, वो उसको नहीं भुला पाती हैं और कई जगह उनके राइटिंग में ये चीज़ बार बार सामने आती है। तो पोइट्री पे हम लोग आते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मीनिंग्स बता देता हूँ। ये जो फ्लोरा है, जब हम लोग रोमन माइथोलॉजी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे फ्लोरा नाम की एक देवी होती हैं, जिनका डिपार्टमेंट क्या है, वो जो फूल होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो सारे इनके डिपार्टमेंट में हैं। ये देवी हैं फूल के। तो जो लव है वो आते हैं किसके पास, जो फूल के देवता हैं, देवी हैं, उसके पास वो आता है। अब देखो लव मतलब क्या, प्यार। लेकिन यहाँ पे प्यार तो एक इमोशंस होते हैं, प्यार तो एक इमोशन होता है। तो फिर ये इमोशन आखिर किसी इंसान के रूप में किसी देवी के पास कैसे जा सकता है? यही जो टेक्निक है इसी को कहा जाता है पर्सनिफिकेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी एक चीज़ को इंसान वाले सारे गुण उसमें डाल देते हैं और जो चीज़ें इंसान कर सकता है वो सारे गुण हम उस चीज़ से करवाते हैं। जैसे कि लव एक इमोशन है, इमोशन खुद में किसी के पास जाके बातें नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लव को एक इंसान के रूप में बना देते हैं और उसको एक इंसान का ढांचा देकर कहते हैं तुम जाओ, अब जो सारी चीज़ें इंसान कर सकता है तुम भी कर सकते हो। तो वो ढांचा इसको दिया गया है, इसलिए ये क्या है आपका पर्सनिफिकेशन। ये आपको क्लियरली याद होना चाहिए पर्सनिफिकेशन का क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया। अब देखो लव केम टू फ्लोरा, लव जो है वो जाता है किसके पास, फ्लोरा के पास। फ्लोरा कौन है, जितने भी फूल हैं, फ्लावर्स हैं, उसके वो क्या है, देवी हैं। उसके पास जाता है आस्किंग फॉर अ फ्लावर। किस लिए जाता है, एक फूल मांगने के लिए जाता है, यानी कि फूलों के देवी के पास जाता है कि आप मुझे एक फूल दे दो। दैट वुड बी फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अब देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी फूल मुझे उठा के दे दो, इसकी अपने डिमांड है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी फूल उठा के दे दो, नहीं। अब इसके कुछ डिमांड है। डिमांड क्या है, फ्लावर ऐसा होना चाहिए, मुझे एक फूल चाहिए, वो फूल ऐसा होना चाहिए। दैट वुड बी फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जिसको बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के सारे लोग जो है सो क्वीन मानते हों, यानी कि उस फूल को सारे दूसरे फूल रानी मानते हों। अगर कोई एक ऐसा फूल है जिसको रानी के तौर पे स्वीकार किया जाता है तो मुझे
वो फूल चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर कौन सा फूल है जिसको रानी के तौर पे स्वीकार किया जाता है। तो आप कहोगे कि ये तो गुलाब होगा, लेकिन नहीं, गुलाब नहीं है। जब हम लोग इस पोइट्री को आगे पढ़ते हैं देखते हैं, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बिन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। अब यहाँ पे पोइट आगे कहते हैं कि आखिर ये क्वीन है कौन। तो लिली और रोज दो अलग अलग फूल है, लिली भी आप जानते हो, रोज भी आप जानते हो। इन दोनों के बीच में बहुत समय से ये जो है सो चलता आ रहा है कि मैं क्वीन हूँ तो मैं क्वीन हूँ। लिली कहता है कि मैं क्वीन हूँ, रोज कहता है मैं क्वीन हूँ। तो आखिर इन दोनों में से रानी कौन है, इन दोनों में से ज़्यादा खूबसूरत फूल कौन है। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बिन राइवल्स। राइवल्स यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोनेंट रहे हैं। दोनों ये बात क्लेम कर रहे हैं कि मैं रानी हूँ तो मैं रानी हूँ। कभी रोज कहता है कि मैं इसलिए रानी हूँ, तो लिली कहता है कि मैं इसलिए रानी हूँ। ठीक है। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। अब देखो, बार्ड्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई भी राज दरबार होता था तो वहाँ पे एक राज कवि हुआ करते थे जो राज दरबार में संगीत गाया करते थे। उसी प्रकार से अब देखो, जो राजा होता है, जहाँ पे राज दरबार होता है, वो पावर का एक तरीके से सिंबल है, यानी कि वहाँ पे पावर है और पावर के लिए ही वो कभी वहाँ पे गीत गा रहा है। तो ये जो पावर के गीत गाने वाला जो पोएट्स हैं, ये लगातार इन दोनों के क्लेम्स को गाते आए हैं। यानी कि जिस तरीके से लिली कभी क्लेम करता है कि मैं रानी बनने वाली हूँ, या फिर रोज जिस तरीके से क्लेम करता है कि मैं रानी बनने वाली हूँ, वो जो क्लेम करता है उसके तारीफ में पोएट अक्सर बहुत सारी पोइट्रीज लिखा करते हैं कि लिली या फिर रोज दोनों क्यों रानी बनने के लायक हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये सब अभी स्टार्ट हुआ, ये बहुत ही लंबे समय से चलते आ रहा है कि ज़्यादा खूबसूरत कौन है। बहुत सारे पोइट्स हुए, कोई कहता है रोज ज़्यादा खूबसूरत है, कोई कहता है लिली ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज फैसला हो ही जाए कि ज़्यादा खूबसूरत कौन है। अब देखो, अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा है। इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट होता है, द रोज कैन नेवर टावर। जो रोज है, द रोज कैन नेवर टावर। अब देखो, टावर आपके माइंड में आ रहा होगा, टावर मतलब कि बहुत ही ऊंचा, टावर की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अब आप देखे हैं, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मीन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितनी ऊंचाई लिली के फूल की होती है उतनी ऊंचाई रोज का नहीं है। मतलब कि जितनी लंबाई लिली के फूल की होती है, क्या उतनी लंबाई गुलाब के फूल का है? तो बिल्कुल नहीं है। गुलाब के फूल उतना लंबा हो ही नहीं सकता जितना लंबा लिली का फूल होता है। लेकिन इसमें कुछ और भी बातें कही जा रही हैं। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली। पेल लिली यानी कि लिली जिसका जो कलर है वो बहुत ही हल्के कलर का है। अब नॉर्मली क्या होता है, लिली बहुत सारे अलग अलग कलर का होता है, लेकिन सबसे जो बेसिक होता है वो होता है वाइट लिली। तो लिली का जो कलर है, शेड है, वो बहुत ही हल्के कलर का है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो रोज है, जो गुलाब का फूल है, वो कभी भी हल्के रंगों वाले लिली के फूल जितना ऊंचा या फिर उतना लंबाई उसके पास कभी नहीं हो सकता। विथ अ ज्यूनो मीन। अब यहाँ पे ज्यूनो क्या है? ज्यूनो इज द वाइफ ऑफ जुपिटर एंड क्वीन ऑफ द गॉड्स इन रोमन माइथोलॉजी। फिर से अगर हम लोग रोमन माइथोलॉजी को देखें तो वहाँ पे जो राजा होता है वो होता है जुपिटर, और उसकी जो वाइफ होती है उसका नाम है ज्यूनो। यानी कि ज्यूनो एक तरीके से क्वीन है। ठीक है। और मीन का मतलब हो गया लुक या अपीयरेंस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लिली है उसका चूँकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो जब खड़ी होती है तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे रोमन माइथोलॉजी की रानी ज्यूनो खुद खड़ी हो गई हो। और जितनी खूबसूरत ज्यूनो दिखने में लगती है उतनी ही खूबसूरत ये लिली भी देखने में लगता है। ये क्लेम है किसका? लिली का, कि मैं उसी तरीके से खड़ी होती हूँ जिस प्रकार से रोमन माइथोलॉजी की रानी ज्यूनो खड़ी होती है, और मेरा जो अपीयरेंस है वो भी उसके जैसा ही है, इसलिए मैं रानी बनने के लायक हूँ। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है, बट इज़ द लिली लवलियर? क्या उसके पास लंबाई होना पर्याप्त है इस बात के लिए कि वो रानी बनने के लायक है?
अगर फूल है तो सबसे उसके अंदर बेसिक क्वालिटी ये होना चाहिए कि लोगों को वो पसंद आना चाहिए। लोग अगर उस फूल को देखें तो बोले ओह सो लवली। तो अगर कोई उस फूल को देख के नहीं बोल रहा है कि ये बहुत लवली है तो उसको रानी कैसे बना दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पोइट क्वेश्चन डालते हैं, बट इज़ द लिली लवलियर, क्या लिली का फूल लवलियर है, क्या ये उतना ज़्यादा मतलब प्यारा है। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकीज पावर। अब इसी तरीके से लगातार जो है सो द्वंद्व चलते रहता है कि ज़्यादा खूबसूरत कौन है, ज़्यादा प्यारा कौन है, रानी बनने के लायक कौन है। अब यहाँ पे देखो फ्लावर फैक्शंस, फैक्शंस का मतलब क्या हो गया, फैक्शन का मतलब हुआ एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर और भी ग्रुप हैं। जैसे कि एक ग्रुप तो यहाँ पे ये हो गया कि सारे फ्लावर्स हैं, मतलब जितने भी है सब फ्लावर्स हैं, सारे फूल हैं। अब फूल के अंदर भी अलग अलग ग्रुप है, जैसे कुछ फूल जो है सो रोज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ फूल जो है सो लिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, फ्लावर फैक्शंस हो गया है। एक ग्रुप के अंदर और भी ग्रुप बन गए हैं, लिली को सपोर्ट करने वाले, रोज़ को सपोर्ट करने वाले, और इस तरीके से रैंक द स्ट्राइफ। रैंक द स्ट्राइप, रिंग का मतलब होता है आवाज़ आना, और रैंक द स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब झगड़ा होना। इस तरीके से जो अलग अलग गुटबंदी हुआ है फूलों के अंदर, जो अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, वो सारे ग्रुप्स जब आपस में झगड़ा कर रहे हैं इन द सेंस बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं ज़्यादा प्यारा हूँ, इसलिए मैं रानी बनूंगी। इस तरीके से सारे अपने अपने क्लेम्स को बोल रहे हैं। लिली बोल रहा है कि मेरा हाइट ज़्यादा है, रोज़ कह रहा है कि मैं खूबसूरत ज़्यादा हूँ, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और जो झगड़ा कर रहे हैं उसका आवाज़ लगातार बढ़ते जा रहा है। अब जो आवाज़ बढ़ते जा रहा है वो कहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ये जो झगड़ा हो रही है कहाँ पे झगड़ा हो रही है, झगड़ा हो रही है साइकीज पावर, साइकीज पावर। अब यहाँ पे जो साइकी वर्ड है इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर ये पी लेटर कैपिटल नहीं होता तब हम लोग इसका नॉर्मल सा अर्थ निकालते ये कि हमारे मानसिक, हमारे दिमाग से रिलेटेड इसका मीनिंग होगा। बट चूँकि यहाँ पे पी है तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, और ये चूँकि पी कैपिटल है यहाँ पे तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये किसी ना किसी का नाम होगा। तो ये साइकी नाम है किसका, गॉडेस ऑफ सोल का, यानी कि हमारे आत्मा की जो देवी होती है। ग्रीक माइथोलॉजी में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आत्मा की देवी साइकी को कहा जाता है। अब साइकी की भी अपनी एक स्टोरी है, स्टोरी क्या है मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आप चाहो तो उसको सर्च करके देख सकते हो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है साइकी की, वो आप पढ़ सकते हो। तो साइकी की भी अपनी स्टोरी है और ये आत्मा की देवी हैं। तो ये जो झगड़ा चल रहा है आत्मा के बावर, बावर मतलब अप्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। जैसे कि कई बार क्या होता है, मान लेते हैं आपका जो घर होता है, घर के आगे आप कुछ फूल लगाते हो और वो फूल जो है सो ऊपर में जाके फैल जाता है, और जब वो ऊपर में जाके फैल जाता है तब वो एक कैनोपी का निर्माण करता है। कैनोपी का निर्माण करता है मतलब कि ऊपर में जाके वो ऐसे खिल जाता है और ऊपर में एक छतनुमा संरचना की निर्माण किया जाता है उस फूल के द्वारा। और फिर अक्सर जब धूप वगैरह होता है तब आप उस कैनोपी के नीचे बैठते हो, आप उस पेड़ के नीचे बैठते हो। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे सिचुएशन है। एक गार्डन है, गार्डन किसका है, साइकी का गार्डन है, उस गॉडेस ऑफ सोल का गार्डन है, और उस गार्डन के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ों में फूल खिला हुआ है, वो सारे फूल आपस में एक दूसरे से प्रतिद्वंद कर रहे हैं, द्वंद्व कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका आपको एक दूसरा मीनिंग भी बतलाता हूँ, बियॉन्ड मीनिंग। देखो यहाँ पे जो साइकी है ये गॉडेस ऑफ सोल है, यानी कि हमारी आत्मा की देवी है। अब ऐसा भी तो संभव है कि आत्मा के अंदर, हमारे अंदर ये एक द्वंद्व चल रहा है कि हम कभी सोच रहे हैं कि रोज़ ज़्यादा अच्छा है या फिर लिली ज़्यादा अच्छा है। ये द्वंद्व हमारे आत्मा के भीतर चल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बियॉन्ड मीनिंग हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ तक देखें तो हमारा ये फुल स्टॉप आ जाता है और हमारा जो पहला स्टेंजा है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ से जो आगे की लाइन है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि आखिर दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है, लेकिन अब अगले 6 लाइन में सॉल्यूशन दिया जाएगा कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है।
गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। अब वो जो लव वहाँ पे आया था मांगने के लिए कि मुझे एक फ्लावर दो, वो कहता है गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, कि मुझे एक ऐसा फ्लावर दो, मुझे एक ऐसा फूल दो जो जब मैं उसको स्मेल करूं, जब मैं उसको देखूं, उसको स्मेल करूं, सूंघूं, तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा वो खूबसूरत लगे, इतना मतलब प्यारा लगे जितना कि रोज़ होता है। रोज़ देखने में और स्मेल करने में बहुत ही डिलीशियस होता है। लेकिन साथ ही साथ एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, लेकिन साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, स्टेटली। स्टेटली का मतलब कि बहुत ज़्यादा गौरवान्वित होना चाहिए। जब हम लिली के फूल को देखते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, उसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो चूंकि उसका हाइट ज़्यादा होता है, अब आप सोचो कोई एक आदमी है, वो पूरा एकदम लंबा सा है, तगड़ा सा है, और वो एकदम पूरा सीना तान के खड़ा हो रखा है, तो आपके मन में एक इमेज बनेगा उसका कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ही मतलब स्वाभिमानी टाइप का है, वो बहुत ही गौरववान टाइप का है, खुद में बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस करने वाला व्यक्ति है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हालत लिली का है। लिली भले ही देखने में उतना ज़्यादा खूबसूरत ना हो, आपको ना लगे खूबसूरत, सुगंधित ना लगे, लेकिन जब ये खड़ी होती है तो इसको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती है खुद में, और उस तरीके से पूरा एकदम स्टेटली भाव में खड़ी होती है। ठीक है, तो फ्लोरा जो है सो फ्लोरा से ये जब कहती हैं गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, कि मुझे एक फूल दो जो रोज़ के जितना खूबसूरत हो, जितना प्यारा हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और प्राइड में, गर्व में ये लिली की तरह हो, खूबसूरती में रोज़ की तरह और प्राइड में लिली की तरह। तो फिर फ्लोरा पूछती है, वो देवी पूछती है बट ऑफ वाट कलर, लेकिन तुम्हें किस कलर का चाहिए? ये चीज़ें तो तुमने बता दिया कि खूबसूरत चाहिए और प्राइड में लिली की तरह चाहिए, लेकिन कलर तो बताओ, कलर तुम्हें कौन सा चाहिए, रोज़ का कलर चाहिए या लिली का कलर चाहिए? तो ये जो लव है ये कहता है रोज़ रेड। पहले क्या कहता है, रोज़ रेड, मतलब कि गुलाब की तरह लाल होनी चाहिए। लव फर्स्ट चोज, पहले लव ने क्या चुना कि गुलाब की तरह लाल होना चाहिए। देन प्रेड, लेकिन दोबारा से वो अचानक से रुकता है, और जो सामने देवी थी उस देवी से वो कहता है कि नहीं रुको, नो लिली वाइट, मुझे रोज़ रेड नहीं चाहिए, मुझे लिली वाइट चाहिए। यानी कि गुलाब की तरह लाल नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए, लिली के फूल की तरह वाइट चाहिए। फिर वो सोचता है और बोथ प्रोवाइड, कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे दोनों चाहिए, मतलब रोज़ रेड भी चाहिए, मुझे लिली वाइट भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, मैं किसी को सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, फिर क्या हुआ, वो जो फ्लोरा थी, वो जो देवी थी, वो लिली वाइट भी देती हैं और रोज़ रेड भी देती हैं। क्या देती हैं एक्चुअली में, वो लोटस देती हैं, कमल की फूल देती हैं, कमल का। ठीक है, तो वो कमल का जो फूल देती हैं वो लाल भी होता है, वो सफ़ेद भी होता है। रोज़ रेड डाइड, उस पर ऐसा लगता है कि लाल कलर का कोई कलर उस पर चढ़ाया गया है। एंड लिली वाइट, तो लाल भी है उसका कलर और वो लिली की तरह वाइट भी है। तो जो लोटस होता है उसमें दोनों कलर होते हैं, रेड प्लस वाइट। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और जो ये है जो लोटस है वो अपने आप में एक ऐसा फूल है जिसको क्वीन ऑफ द फ्लावर्स कहा जा सकता है। मतलब कि जो भी फूल खिलते हैं, जो भी फूल जो हवा में लहलहाते हैं, उसमें लोटस एक अकेला ऐसा फूल है जिसको क्वीनलीस्ट फ्लावर कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? इसलिए क्योंकि उसमें रोज़ वाले भी गुण हैं, वो रोज़ की तरह खूबसूरत है, डेलिकेट है, डिलीशियस है, और साथ ही साथ लिली की तरह खुद में बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती है। अब यहाँ पे हमारा ये पोइट्री का मीनिंग तो समाप्त हो जाता है, ओवरऑल कहानी तो आपको पता चल गया, लेकिन अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे, मतलब इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग इन द सेंस कि स्ट्रक्चर पे आते हैं, इसको पोएट ने किस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो हम लोग दोबारा से ऊपर चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो इसमें अगर हम लोग टोटल लाइंस को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इसमें 8 + 6 लाइन है। यानी कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो 8 + 6 इंटू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये जो अपना हो गया, ये कितना 14 लाइन्स का कविता हो गया। अब आपको पता है कि 14 लाइन्स का जो कविता होता है वो क्या होता है, सोनेट होता है। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि ये चलो सोनेट है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो पैटर्न है सोनेट के अंदर 8+6 का, ये क्या है। तो देखो, जब हम लोग सोनेट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसमें 2-3 अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो एक टाइप जो आता है उसमें ये आता है कि 8+6 लाइन्स होंगे। पहला जो 8 लाइन होगा उसमें प्रॉब्लम दिखाया जाएगा और जो 6 लाइन होंगे उसमें सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो ये जो 8 लाइन पहला होता है, पहला स्टेंजा जिसमें 8 लाइन होता है, इसको ऑक्टेव कहा जाता है। चूँकि इसमें 8 लाइन है तो इसको ऑक्टेव कहा जाता है, और ये 6 लाइन वाला इसको सेस्टेट कहा जाता है। तो पहले ऑक्टेव आता है 8 लाइन और फिर उसके बाद सेस्टेट आता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इस तरीके के जो पोम्स होते हैं जिसमें 14 लाइन हो टोटल और 8+6 के पैटर्न पे लिखा गया हो, इसको कहा जाता है पेट्रार्कन सोनेट। क्या कहा जाता है, पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है। अगर शेक्सपियरियन सोनेट होता हो तो उसमें क्या होता है कि 4 लाइन का 3 क्वार्टेंस होते हैं, यानी कि 4 लाइन का 4 लाइन का 3 स्टेंजा होगा और लास्ट में एक कपलेट होगा यानी कि 2 लाइन का। अगर 4+2 इस पैटर्न पे लिखा जाता है तो उसको शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, और अगर 8+6 के पैटर्न पे लिखा गया तो उसको पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता चल गया। फिर अब हम सबसे पहले इसके राइम स्कीम को चेक करते हैं। तो सबसे पहला अपना हो गया फ्लावर। इस साउंड को हम लोग ए मान लेते हैं, फ्लावर ए हो गया। क्वीन बी हो गया। अब देखो, जैसे ही सेम साउंड रिपीट होगा हम लोग सेम उसका नाम देंगे। क्वीन बिन, दोनों एक जैसा लग रहा है, क्वीन बिन क्या हो गया, बी। पावर ए। फ्लावर पावर टावर एक जैसा साउंड है, ए। क्वीन बीन मीन सेम है, बी। बिटवीन सेम है। टावर बावर ये क्या है, ए। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ऑक्टेव का जो है सो हमारा क्या राइम निकल के आता है, ए बी ए। फिर देखें ए बी ए। तो ये क्या हो गया, ऑक्टेव का जो है सो राइम स्कीम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी ए बी ए। तो ये इसका राइम स्कीम हो गया, यानी कि हर एक साउंड के लिए हम लोग एक लेटर देंगे उसको, जैसे ए। फिर जैसे ही नया साउंड आएगा तो उसको हम बी का नाम देंगे। अगर सेम साउंड आ रहा है तो फिर से हम सेम लेटर देंगे। अगर नया साउंड आ रहा है तो हम लोग नया लेटर उसे देंगे। ठीक है, तो ऑक्टेव का जो हमारा निकल के आता है वो राइम स्कीम ये है, ए बी ए, जो कि पेट्रार्कन सोनेट के रूल्स के अकॉर्डिंग यही राइम स्कीम होना चाहिए ऑक्टेव का। अब हम लोग सेस्टेट का अगर चेक करें तो रोज नया साउंड आ रहा है, ना तो ये बावर से मिल रहा है ना बिटवीन से मिल रहा है, ये नया साउंड है तो इसको हम लोग सी का नाम देंगे। प्राइड ये भी नया साउंड है, डी का नाम। चोज सेम है, सी। प्राइड प्रोवाइड सेम है, डी। अब देखो, प्रोवाइड डाइड ये क्या है, सेम आ रहा है तो डी का नाम, और चोज ब्लोज सी। तो ये अपना क्या हो गया, सी डी फिर डी सी लास्ट में, सी डी डी सी। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव तो अपना सही है, लेकिन सेस्टेट में क्या हुआ है कि लास्ट का जो ये है ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ये सी डी ही होता है रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन लास्ट में जो कपलेट है, लास्ट का जो 2 लाइन है, उसमें पोएट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो चीज़ों को थोड़ा सा बदल देते हैं, रूल्स को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये राइम स्कीम है, और फिर भी थोड़ा सा रूल्स के अगेंस्ट जाती हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ अपना रूल्स लगा देती हैं। लेकिन फिर भी इसको अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर चीज़ें चूँकि इसमें पेट्रार्कन सोनेट का फॉलो हो रहा है तो इसको हम लोग पेट्रार्कन सोनेट ही कहेंगे। तो इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, पहले तो 14 लाइन, फिर इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 8+6। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसका राइम स्कीम निकाला। फिर अब हम लोग इसका पोएटिक जो डिवाइसेस का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मैंने बतलाया यहाँ पे, लव केम टू फ्लोरा, लव खुद से नहीं जा सकता, तो ये क्या हो गया, हम लोग उसको इंसान का रूप दे रहे हैं, तो ये हम लोगों ने इसको पर्सनिफाई किया है, ये अपना पर्सनिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो लॉन्ग है, ये क्या हो रहा है, लॉन्ग वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग रिपीटेशन कह सकते हैं। ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। अब फिर हम लोग यहाँ से आते हैं,
लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स। अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे भी कंटिन्यू रह रहा है। तो जब एक सेंटेंस पोइट्री के अंदर एक लाइन में ख़त्म ना हो, वो दूसरे लाइन में भी कंटिन्यू रहे, तो उसे इंजैममेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजैममेंट कहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखो, इसमें भी सेम चीज़ हो रहा है। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, सेम इंजैममेंट। इसमें देखो ये लाइन भी कंटिन्यू हो रही है, ये भी इंजैममेंट है, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे देखो, बट इज़ द लिली लवलियर, यहाँ पे लव साउंड 2 बार रिपीट हो रहा है। लिली लवलियर, लिली लवलियर। तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ऐसे चीज़ों को अलिट्रेशन कहते हैं। चूँकि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे? अलिट्रेशन कहेंगे, और वो भी शब्द के स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है। अगर ये बीच में होता तो इसे कॉन्सोनेंस कहते हैं, लेकिन चूँकि स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? अलिट्रेशन कहेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? लव लव अलिट्रेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ पे देखो फ्लावर, फॉ थैक्सन, फॉ साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? अपना अलिट्रेशन हो गया। अब देखो, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, डिलीशियस एज द रोज। चूँकि कंपेयर करने के लिए एज या लाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? सिमली हो गया। यहाँ पे भी देखो तो एज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? सिमली होगा। रोज रेड, रोज रेड, र क्या हुआ? कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, वो भी इनिशियल साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा? अलिट्रेशन होगा। अब देखो रोज रेड, ये फिर से रिपीट हो रहा है, ये दोबारा से क्या हो जाएगा? अलिट्रेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वीनलीस्ट फ्लावर, यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहे हैं, बट ये एज और लाइक का बिना इस्तेमाल किए हुए कंपैरिजन हो रहा है। तो इस तरीके के कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जहाँ पे हम लोग एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डायरेक्टली जो है सो उस फूल को क्वीन बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये अपना मेटाफर हो गया। अब हम लोग जरा सा सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स इसमें टोटल अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 3 सिंबल्स हैं। पहला लिली, दूसरा रोज, तीसरा लोटस। अगर हम लोग इसको जरा सा ध्यान से सोचें तो रोज और लिली ये दोनों जो है सो भारत के बाहर के फूल हैं, जो भारत के बाहर से यहाँ आए हैं। जबकि अगर हम लोग लोटस को देखें तो लोटस जो है सो भारत में बहुत पहले से है, इसको बाहर से नहीं लाया गया। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये भारत का ही फूल है, ओरिजिनली यहीं से है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं कि जो रोज है या फिर लिली है वो बाहर से आए हुए लोग हैं जो भारत में आए, और ख़ास करके अंग्रेज़ों की बात यहाँ पे हो रही है। चूँकि लिली और फिर रोज ये सब अंग्रेज़ों से ही है, तो उसकी बात हो रही है। और जो कमल यहाँ पे है, जो लोटस यहाँ पे है, वो क्या है? ओरिजिनली भारत के हैं, वो भारत का फूल है जो सिंबलाइज करता है इंडियन कल्चर को। जबकि जो रोज है वो वेस्टर्न कल्चर को सिंबलाइज कर रहा है, जो लिली है वो वेस्टर्न कल्चर को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये जो सिंबॉलिज्म है वेस्टर्न कल्चर वर्सेस इंडियन कल्चर, ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की गई है। और पोइट के अकॉर्डिंग चाहे वो कितने भी यूरोप घूम ले, कितने भी वो दूसरे कंट्रीज़ की चीज़ों को एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, लेकिन फिर भी वो अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहती हैं। वो जो यहाँ का लोटस है फ्लावर, उसको वो क्वीन की तरह दिखाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ पॉसिबल है कि आप इस मतलब पोइट्री को इस तरीके से नहीं देखना चाहते हो, आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते हो कि कमल इंडियन फ्लावर है, वहीं पे लिली वेस्टर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपकी निजी चॉइस है, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होगा कि आप पोइट्री को किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहते हो। अगर अपना कोई नया इंटरप्रिटेशन निकालना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। पोइट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ही इंटरप्रिटेशन आप मानो, लेकिन आपको अपना इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए चीज़ों को सही से समझना होगा और हर एक चीज़ को समझना होगा। तो आई होप एवरीथिंग वॉज क्लियर। सब कुछ को मैंने बहुत ही सही से समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहा हो तो निश्चित रूप से यू कैन मैसेज मी एंड वी विल डिस्कस फर्दर टॉपिक्स। ओके, बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू। बाकी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी।